गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। हमने आज दिन का आगाज किया बादाम खाकर। मैं वही देख रही हूँ, हम अपने आप को सेट करें, बादाम खा रहे हम ऑनर आ गए। लेकिन चलें, ये एक अच्छी बात है कि कहते हैं 7 बादाम सुबह खाने चाहिए। कहते तो यही है, लेकिन हमें जितने मिले हमने उतने खाए हैं। हम तो फिर मांग मांग के हम गुजारा कर लेते हैं, लेकिन चलें इट्स फाइन। लेकिन हाँ, वैसे व्हाई इज दैट सो? 7 बादाम क्यों खाए जाते हैं? पता नहीं, ये मुझे भी आज तक समझ नहीं आया। लेकिन बचपन में आपने देखा होगा शुएब, जब एग्जाम्स हो रहे होते थे तो ऑब्वियसली उसमें भी हमने यही चीज देखी है कि एग्जाम हो रहे होते तो अम्मी सुबह रात को बादाम भिगो के रख देती थी, सुबह 7 बजे छिलका उतार के वो बादाम दिए। अच्छा, ये भी मेरा सवाल है, क्यों छिलका उतार के? एहतमाम होता था। हालांकि छिलके में फाइबर होता है, छिलके समेत खाए ना। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन चले, मतलब आई थिंक जो सदियों पुरानी चीजें नहीं, वो हमें आदत चूंकि पड़ गई है सबीन। अब अगर बादाम छिलके समेत खाने पर थोड़ा सा हम सोचते हैं क्योंकि आदत छिलके वगैरह, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि छिलके के साथ खाऊं क्योंकि उसमें फाइबर होता है। उम्र के हिस्से में आके बंदे को बहुत कुछ सीखना पड़ता है ना। लेकिन ये फाइबर जिंदगी का हिस्सा है, इसको जिंदगी से निकालना नहीं होता। अच्छा, लेकिन कल ही हम एक चीज जो डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि आपने किस तरीके से अनलर्न करना है चीजों को। तो ये वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें पहले लगता है कि हाँ ये तो मतलब बड़ी अकल की चीज है, और अब जब हमें थोड़ा सा हम रिसर्च करते हैं और अकल का इस्तेमाल वाकई कर लेते हैं तो हमें समझ आती है कि नहीं नहीं, इन चीज़ों को अनलर्न करना इंपॉर्टेंट। वेरी ट्रू। जिस तरह एक चीज़ है, एक आदत है सबीन के, मैं एग वाइट्स खाता हूँ। आई डोंट नो, मुझसे जो उसका येलो वाला पार्ट है ना, जर्दी वाला नहीं खाया जाता। सो अब हुआ ये कि चूंकि मैं एग वाइट्स खाता हूँ, मेरे बच्चे भी एग वाइट्स खाते हैं और मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि नहीं आप खाओ। कहते नहीं बाबा आप भी नहीं खाते। अब मुझसे खाया ही नहीं जाता। आई डोंट नो व्हाई। आई ट्राइड सो मेनी टाइम्स बट आई कुडंट डू दैट। सो अब चूंकि मैं नहीं खाता, मुझसे खाया जाता नहीं है, तो बच्चे भी नहीं खा रहे थे। तो आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि अनलर्न। अब मुझे अब किसी तरह से ना उसको यहाँ से अनलर्न करने के, नहीं जर्दी भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ना खाएं भले लेकिन जर्दी खाएं। तो ये हो जाता है समटाइम्स हमारे साथ। और बादाम को लेके हम कोशिश करेंगे कि हम 7 बादाम ही सही खा जरूर लें। अच्छा, मेरा ख्याल है वो अक्लमंद वो बच्चे शायद ज़्यादा अक्लमंद रह गए हैं 7 बादाम जिन्होंने रेगुलरली खाए हैं। जिन्होंने खाए हैं ये हम सोच रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में हम देखें शुएब, वैसे टैलेंट की कमी नहीं है। सही बात है। जैसे कि सबीन कल से खबर एक वायरल हो रही है और वो है पाकिस्तानी नौजवान रेहान जलील से मुताल्लिक, जिनकी सिक्योरिटी कंपनी अमरीकी जो कंपनी है वीएम उसने खरीदी और ये 1 अरब 70 करोड़ डॉलर्स में खरीदी गई है। इट्स ह्यूज। पाकिस्तानी सबीन बनते हैं तकरीबन 4 खरब 77 अरब रुपए बनते हैं जिसमें इस कंपनी को खरीदा गया है। सो रेहान जलील को मुबारकबाद जी, ज़ाहिर उनकी मेहनत थी कि उन्होंने सिक्योरिटी कंपनी में, इसमें बहुत से जो कंपनीज है उस फ़ायदा इस अंदाज से उठा पाएंगे कि जो डाटा कमांड सेंटर है उसमें इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो सिक्योरिटी के जो मसाइल होते हैं क्लाउड में अदरवाइज़ भी, वो खासे हद तक कम हो जाएंगे। सो उनके पोटेंशियल को सराहा गया, अंडरस्टैंड किया गया और उस कंपनी ने ज़ाहिर उसमें इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन एट द सेम टाइम कंपनी उन्होंने अपनी सिक्योरिटी कंपनी बेची ज़रूर है, बट स्टिल ही इज़ पार्ट ऑफ दैट। वो सिक्योरिटी एंड एआई के सदर के तौर पे उस कंपनी का हिस्सा रहेंगे। चलिए, ये बड़ी अचीवमेंट की बात होती है शुएब। देखिए, जहाँ पर आप मेहनत करें एंड देन पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान पे इतना ट्रस्ट किया जा रहा हो, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर हम सबको बड़ी खुशी महसूस होती है। और हमें यही लगता है कि शायद वो एक रेहान ने नहीं की बल्कि पूरे पाकिस्तान की एक अचीवमेंट है। सो ये बड़ी अच्छी खबर सर्कुलेट करती है और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हम अब ऐसी खबरों को वायरल करते हैं। बिकॉज हम सिर्फ नेगेटिविटी को वायरल नहीं करते, हम इस तरह की चीज़ों को, ये जब खबरें आती हैं, सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करके हम इन खबरों को वायरल करते हैं। अच्छा, एक और वायरल बड़ा प्यारा सा एक व्यू बड़ा वायरल है। अरे आप बात बलूचिस्तान की कर रही हैं। एग्जैक्टली। ये कल अर्ली मॉर्निंग की बात है। क्या बोलते हैं इस पूरे फिनोमेना? अच्छा, बड़ा डिफरेंट सी टर्म है उसकी। हुआ ये कि कल से चूंकि वो वायरल होना शुरू हुई, कुछ तस्वीरें वायरल होना शुरू हुई, स्पेशली क्वेटा उसके आसपास यानी दालबंदीन और बाकी जो इलाके हैं वहाँ से दिखाई दिया ये खूबसूरत सा मंजर के ऐसे लगा कि बादल सा है और वो फटा है इस अंदाज से कि कौसे क़ज़ा के रंग है वहाँ पर। सो इट्स डिफरेंट फिनोमेना। नॉर्मली ये जो फिनोमेना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता बलूचिस्तान या पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, चूँकि ज़ाहिर है कुछ सर्टेन कंडीशंस एंड एटमॉस्फेयर होता है इसके लिए। लेकिन मेट डिपार्टमेंट ने कहा कि ये एक रेयर फिनोमेना ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल देखा गया है। तकरीबन आई थिंक कोई 20-25 मिनट के करीब ये रहा है। कल बहुत अर्ली मॉर्निंग की बात है। तो कल सुबह से लेके फिर शाम तक हम देख रहे कि सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें, इसकी वीडियोस वायरल थी और वो बहुत खूबसूरत था। बल्कि कुछ तो स्पेकुलेशंस भी शुरू हो गई थी कि न जाने ये क्या हुआ है, कोई शायद तजर्बा हुआ जिसकी वजह से ये शायद हो गया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। वैसे हाँ, मेरे दिमाग इन मामलात में बहुत जल्दी चलना शुरू हो जाते हैं और बगैर किसी तहकीक के ना हम ज़रा इन नताइज पे पहुँचना शुरू कर देते हैं कि
बस कोई कोई प्रोसेस हुआ है, कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है और जिसके बायस ये हुआ है, ये इतना दिमाग ना इस्तेमाल किया करें इन मामलात में। कुछ चीज़ें जो हैं और आप इदारों पर भी छोड़ दिया करें, जो वो फिर स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, आपको पता चल जाता है कि एक्चुअली क्या हुआ है, और बस उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, इदारों पे भी ट्रस्ट करना चाहिए अपने। Absolutely. बड़ी इंपॉर्टेंट। But it was beautiful. It was beautiful. Spectacular. Honestly, तो वो नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं देखने के लिए लोग जाते हैं, हाँ, है ना, तो वो it was something like that. तो वो एक बड़ी प्यारी सी चीज़ थी जो कि हमने तो सोशल मीडिया के थ्रू एक्सपीरियंस की, बट बलूचिस्तान ने जो ऑलरेडी ब्लेस्ड है और ऑलरेडी यूनिक है, उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उन्होंने वो आई विटनेस। बाय द वे, आपको कभी फैसिनेट करता है कि आप नॉर्दर्न लाइट्स देखें इन एक्चुअल? शुभ क्यों नहीं करता। ये तो ऐसी कुछ चीज़ें जो कि आपका वाकई दिल करता है कि आप ट्रैवल करें, आप जाएं, आप देखें अल्लाह की नेचर को, आप कुदरत को आप एंजॉय करें। तो आई थिंक ये बड़ी बड़ी प्यारी चीज़ें होती हैं, बड़े प्यारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। चलें कुछ प्लान करते हैं कि आपको भी छुट्टी मिले। अब मिल ही जानी चाहिए। चले हम इसको डिसाइड करते हैं कि छुट्टी किसको पहले मिलेगी। मुझे लगा प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कितनी छुट्टियां चाहिए तुम लोगों को, आप बताओ। छुट्टी करते ही कहाँ है, बीच में कोई वीकेंड पे टाइम मिल जाए कहीं चले जाते हैं। एनीवेज जी, हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम अपने इस सेगमेंट्स को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिसमें मुख्तलिफ मेहमान साथ मौजूद होंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर करेंगे उनसे बात। इट्स अ वेरी इन्फॉर्मेटिव शो टुडे एज वेल। स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अक्टूबर के हवाले से। जब भी अक्टूबर का आगाज़ होता है, अब तो चलें ख़त्म को पहुंचा अक्टूबर, लेकिन अब भी हम चाहेंगे कि अवेयरनेस इस हवाले से ज़रूर होनी चाहिए। पिंकटूबर इसको कहा जाता है। हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से कि किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कितने इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम इस बारे में बात करना कितना ज़रूरी है ताकि लोगों को अवेयरनेस आए। आप डॉक्टर के पास जाएं, अपने एनुअल चेकअप्स करवाएं, और खुदा न ख्वास्ता अगर आपको ये बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो अर्ली डायग्नोसिस कितनी बड़ी एक नेमत है कि कैसे आप बच सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस से। क़ादिर आज़ाद, अगर हम दुनिया की बात करें तो उसमें तकरीबन हर साल 20 लाख ख़वातीन जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं, जिनमें से 15% ख़वातीन उनकी डेथ हो जाती है। और उसकी वजह यही होती है कि अवेयरनेस नहीं होती, क्योंकि बाज़-औक़ात सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, या सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता और उनको हम इग्नोर करते हैं नॉर्मल समझ के, और हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे होते। तो आज इस हवाले से बात करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है कि अर्ली डायग्नोसिस हो। और आज हम ज़रा इलाज के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि क्या लेटेस्ट अब इलाज आ चुके हैं, मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, और किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और कौन सा इलाज करवाना होता है, बिकॉज केस टू केस चीजें वेरी कर रही होती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। बिल्कुल, कोई एक चीज़ आ जाती है तो सबको लगता है कि उसी तरह भागना शुरू कर देते हैं अपना इलाज। अक्सर लोग बीच में छोड़ के कहीं और जाना शुरू कर देते हैं कि ठीक है फलानी चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई तो हम उस तरफ जाएं, और अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, उससे वो चीज़ डिस्कस नहीं करते। इस वाले से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी, सर्जन हैं डॉक्टर आरिफ मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, हर महीने हम देखते हैं, हर साल अक्टूबर का महीना डेडिकेट किया जाता है, पूरा महीना हम देखते हैं कि ओवरऑल अवेयरनेस पे बात होती है, किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उस हवाले से बात होती है ब्रेस्ट कैंसर की। कितना चेंज आप देख रहे हैं? क्या लोगों के अंदर, क्या हम इस टॉपिक को हर घर के अंदर सेंसिटाइज कर चुके हैं? जी, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इट्स एन ऑनर कि आपने मुझे इनवाइट किया है। और जो आपका बुनियादी सवाल है कि क्या हम हर एक को सेंसिटाइज़ कर चुके हैं, तो ना हम दुनिया में हर एक को कर चुके हैं और पाकिस्तान में ऑफ कोर्स हम नहीं कर चुके हैं, और बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। जैसा आपने फरमाया कि 20 लाख से ऊपर ख़वातीन ग्लोबली अफेक्ट हो रही हैं, ये कुछ सालों में 30 लाख को टच करेगा ये फिगर। पाकिस्तान में 168,000 टू 200,000 भी फिगर्स हैं, और उसमें मोर देन 100,000 डेथ्स की भी फिगर्स हैं। तो काम करने की तो बहुत ज़रूरत है। एज़ वी स्पीक नाउ, अभी जब हम बात करते हैं तो इस वक्त भी कोई ना कोई नया डायग्नोसिस है। मैं इस वक्त वापस अपने क्लिनिक में जाके नए मरीज़ देखूंगा आज भी जिनका डायग्नोसिस हो रहा होगा। तो आई थिंक उस हवाले से ये प्रोग्राम भी एक आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी अवेयरनेस के हवाले से, और सही इंफॉर्मेशन, एक्सपर्ट एडवाइस
ट्रांसमिट करने के लिए अपने नाजरीन को पूरे पाकिस्तान में कि ये क्या बीमारी है और इससे कोई डर और खौफ की ज़रूरत नहीं है। इसका बिल्कुल क्यूरेटिव इलाज मौजूद है अगर आप इसको शुरू की स्टेजेस के अंदर डायग्नोस कर लें तो मोर देन 99% चांस है कि ये क्योर हो जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारी मुश्किलात हैं अंडरस्टैंडिंग के अंदर भी, और कि जी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जब अंडरस्टैंडिंग अगर थोड़ी बहुत है भी है तो किधर जाना है और क्या कराना है और वो कौन से टेस्ट कराने हैं कि जिससे हम अपने रेगुलर स्क्रीनिंग कर सकते हैं और ये तसल्ली कर सकते हैं कि हमें ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो कि किसी डॉक्टर ने बताया। राइट सर, अब जिस तरह आपने कहा कि आज 20 लाख और चंद सालों में 30 लाख तक टच कर जाएगी, ये वजह क्या है? क्योंकि हम जब डायबिटीज़ की बात करते हैं, उसकी प्रेवलेंस की बात करते हैं, उसके केसेस इंक्रीज़ करने की बात करते हैं, हम कहते हैं लाइफ स्टाइल ऐसा है एंड थिंग्स लाइक दैट। ब्लड प्रेशर से मुतालिक हम यही बात करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में क्या वजह है? क्या वो जीन्स में शामिल हो चुका है इसलिए ज़्यादा केसेस आ रहे हैं या क्या फैक्टर्स हैं? आपने शोएब बात की लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल तो हर चीज़ को अफेक्ट कर रहा है। जैसा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है और उसके बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, तो सेम इज़ इन्वॉल्व इन ब्रेस्ट कैंसर एज वेल और एनी टाइप ऑफ कैंसर, जिसमें बड़ी आंत का, छोटी आंत का कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है, लंग का कैंसर है, लिवर का कैंसर है। तो लाइफस्टाइल के अंदर आ जाते हैं हमारी डाइट, सही, वज़न, ओबेसिटी इज़ ऑन द अप है पाकिस्तान के अंदर भी, जिस तरह से हम वेस्टर्नाइज हो गए और हमारा लाइफस्टाइल बदल गया, एक्सरसाइज कम हो गई, फाइबर डाइट, बेसिक डाइट जो है वो हमने तर्क करके दूसरी डाइट की तरफ चले गए, प्रोसेस्ड फूड्स की तरफ। तो आई थिंक यू आर राइट कि लाइफस्टाइल इज़ वन फैक्टर। जीन्स की आपने बात की, तो अगर 100 ख़वातीन हों या 100 केसेस में देखूं तो उसमें से तकरीबन 7-8% को जेनेटिक लिंक होगा, बाकी को नहीं होगा। तो हम कैसे खाना पीना कर रहे हैं, हम और चीज़ें कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा वज़न कैसा है, हमारी ओवरऑल हेल्थ कैसी है, वो ज़्यादा बड़े कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। लेकिन जेनेटिक भी अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करें तो आगे चल के मैं आपको बता सकता हूँ कि क्यों जेनेटिक्स जो हैं पाकिस्तानी पॉपुलेशन में ज़्यादा रोल प्ले भी करते हैं। बिल्कुल इसको एलैबोरेट करें। इज इट बिकॉज ऑफ द कजन मैरिजेस और व्हाट? यस, ये पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है, इवन यूके के अंदर ये बेस्ट स्टडी किया गया है बिकॉज ऑफ द इंटर मैरिजेस, कंसनजीनियस मैरिजेस उनको कहते हैं या कज़न मैरिजेस हम उनको कहते हैं। तो जहाँ हम और बात करते हैं कि जी जिस तरह से थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग कराएं अगर आपकी फैमिली में है या कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर भी फैमिली में रन करता है और क्लस्टरिंग होती है फैमिलीज़ के अंदर। तो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि जी आपकी फैमिली मेम्बर, अगर आपको इन्फॉर्मेशन है कि आपके फैमिली में आपके क्लोज़ रिलेटिव जिसमें माँ बाप, भाई बहन, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जो हैं, फर्स्ट कज़न्स जो हैं, अगर वो अफेक्ट हुए हैं, और ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर का जेनेटिक लिंकेज है कि जी कुछ केसेस फैमिली में हो रहे हों, लेकिन अदर कैंसर्स। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आम लोगों को शायद इतना नहीं पता कि मेन कैन ऑल्सो भी, यानी कि मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। और एक स्टडी के मुताबिक इंटरनेशनली 1% है, लेकिन पाकिस्तान में अगर एक दफ़ा शौका खानम की तरफ से भी एक आई थी स्टेटिस्टिक कि शायद 1% से भी ज़्यादा है पाकिस्तानी पॉपुलेशन में। उसका भी ताल्लुक लाइफस्टाइल से है, उसका भी ताल्लुक ओबेसिटी से है। तो अगर आप मॉर्बिडली ओबीस हैं तो तमाम किस्म का कैंसर इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है कंपेयर टू कि अगर आपका वज़न नॉर्मल रेंज में है, अगर बॉडी मास इंडेक्स आपका नॉर्मल है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ज़रा इलाज की तरफ आते हैं। क्या अब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, क्या प्रिवेंट किया अगर जीन्स में है, लेट्स सपोज हमने ये केसेस देखे हैं कि मदर को है तो किसी ना किसी स्टेज पे बेटी को सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के पर्सपेक्टिव से नहीं, बहुत सारी ऐसी जेनेटिक बीमारियाँ हमने देखी हैं जो कि होना शुरू हो जाती हैं। क्या ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है? नंबर 1, किसी मेडिकेशन के थ्रू, प्रॉपर टेस्ट के थ्रू। एट द सेम टाइम अब कौन कौन से नए इलाज आ चुके हैं जिनकी तरफ लोगों को जाना चाहिए? अच्छा देखें, इसमें आपका बड़ा अच्छा सवाल है। मैं 2 बातें आपके सामने, नाजरीन के सामने, आपके सामने रखता हूँ। एक होता है जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स और एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। हम जिस तरह से पैदा हुए हैं तो हमारे जीन हैं, हम उनको मॉडिफाइड नहीं कर सकते। लाइफस्टाइल को कर सकते हैं, डाइट को कर सकते हैं, अपने टेस्ट करा सकते हैं, हेल्दी वो सारी चेकअप्स करा सकते हैं। तो
तो एक तो जहाँ तक है कि हम इसको क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू हम इसका इंसिडेंस जो नॉन जेनेटिक है उसको कम कर सकते हैं। जेनेटिक जहाँ पे लिंकेज है तो कोई डर और खौफ की ज़रूरत नहीं है। अगर माँ को हुआ है तो रिकमेंडेशन उसकी डिफरेंट हैं कि आपने स्क्रीनिंग अगर उनकी बेटियाँ हैं तो उनकी कब करानी है। तो कोई फियर में ज़िंदगी गुजारने का तो हम नहीं कहते, लेकिन ये है कि अवेयरनेस कि व्हाट इज़ नॉर्मल, कि नॉर्मल क्या है और एब नॉर्मल क्या है, ये तो हर एक को पता है। अगर मेरे जिस्म में, मेरे बाजू पे कोई एक गिल्टी बनती है तो मुझे पता है कि मैं उसको लेके तो पैदा नहीं हुआ, अब बन गई यहाँ पे। तो मेरा काम है कि मैं डॉक्टर के पास चला जाऊँ और उसको कहूँ कि डॉक्टर साहब ये इसको चेक करें। तो डॉक्टर उसके कोई अल्ट्रासाउंड करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, कुछ और सीटी स्कैन, एमआरआई या जो भी करते हैं, उससे पता चलेगा कि ये एक बिनाइन सी कोई चीज़ है या इसको फर्दर कोई टेस्टिंग या इलाज की ज़रूरत है। तो आई थिंक कि जो जीन्स में जो आता है इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी फैमिलीज़ को पता होता है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो इंफॉर्मेशन नहीं है कि जी अगर मदर को हुआ था से कि अगर यंग एज में हुआ था और वो 45 साल की थी, अब अर्ली मैरिज हुई और उनकी बच्ची फॉर एग्ज़ाम्पल 18 साल की हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम उनको मशवरा देते हैं कि जी आपको कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जब आपकी बेटी 25 साल की हो जाएं तो आप उनको ब्रेस्ट अवेयर करने की वो उसकी डिस्कशन करें कि भाई नॉर्मल क्या है और एब नॉर्मल क्या है। इसमें बहुत सारी जी मिथ्स ये हैं कि मुझे गिल्टी हुई डॉक्टर साहब, मैंने तो इसको तवज्जो नहीं दी क्योंकि उसमें दर्द नहीं होती थी। तो हम ये कहते हैं कि गिल्टी तो आपकी नॉर्मल नहीं है, ये वहाँ पे होनी नहीं चाहिए थी। तो ये हर एज ग्रुप के अंदर इसका डिफरेंट इसका कॉज होता है कि जी ये बिनाइन है या ट्यूमर है या कैंसरस है। डॉक्टर साहब सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, हम ज़रा तरीका इलाज पे भी आएंगे कि क्या हो चुका है, लेकिन आपकी बात से सवाल जहन में ज़रूर आया क्योंकि अक्सर ये कहते हैं कि जिस गिल्टी में वो कहीं पर भी अगर है तो कहा जा रहा होता है कि उसमें अगर दर्द है तो इसका मतलब कि वो डेंजरस नहीं है, मतलब उसमें कैंसर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई गिल्टी जिसमें दर्द नहीं है तो कहा यह जा रहा होता है कि उसके अंदर जो है वो कैंसर मौजूद है। सो क्या ये वाकई ठीक होता है या वेरी करता है? बिकॉज ये भी आई थिंक ये बहुत सारी मिथ्स हैं जो हमें ब्रेक करनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा एक फर्स्ट मिथ का जो सवाल है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेजॉरिटी गिल्टी दर्द नहीं करती। जब हम मेमोग्राफी की बात करते हैं तो जो लेटेस्ट मशीन है या 3D टोमोसिंथेसिस के साथ जो मशीन है जो कि हमारे अस्पताल में भी है और बड़े सेंटर्स में भी पाकिस्तान में मौजूद है, वो इतनी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करती है एबनॉर्मेलिटी के जो कि गिल्टी भी अभी उस स्टेज में नहीं बनी हुई होती। ठीक है जी। तो ये मेरा ख्याल है कि नाजरीन अगर ये बात समझ लें प्लीज़, मेरा एक मैसेज होगा कि गिल्टी आप लेके पैदा नहीं हुए थे, उस जगह पे नहीं होनी चाहिए। ओके। चाहे जो भी एज हो। ठीक है जी। तो अगर आपको एक नॉर्मल और एबनॉर्मल का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो दैट इज़ द टाइम टू गो टू द डॉक्टर। बिल्कुल ठीक है। और इसमें भी जिस मिथ्स की बात हो रही है कि अगर मेमोग्राम करवाने जाएंगे तो पता नहीं शायद कैंसर फैल सकता है। एक और ये भी होता है कि अगर बायोप्सी कराएंगे, नॉट जस्ट इन ब्रेस्ट कैंसर, अदरवाइज भी कि नीडल बायोप्सी भी कराएंगे, आपने छेड़ दिया उसको, जिस समय फैल जाएगा कैंसर, ये भी एक बात की जाती है। जी, इसमें कोई साइंटिफिक कोई एविडेंस नहीं है और ये बात ठीक नहीं है। और ये भी हमारे माशरे के अंदर ख़ास तौर पे ये चीज़ है कि एक से दूसरे को डराने के लिए बात बताई जाती है और उसमें देर हो जाती है। तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जब आप बायोप्सी लेते हैं तो जो नीडल का ट्रैक है अगर उसके अंदर कोई सेल आते हैं तो वो वहाँ से ग्रो करते हैं या वहाँ से वो ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। अगर कोई नीडल बायोप्सी ट्रैक में कोई भी अगर सेल फॉर एग्जांपल होता भी है तो वो डेड हो जाता है। ओके। ठीक है जी। और इसका एक बुनियादी बात ये समझ लीजिए कि हम 3 लोग इस स्टूडियो में बैठे हैं, हम 3 लोगों की शक्लें नहीं मिलती क्योंकि हम जेनेटिकली डिफरेंट हैं। यस। 3 ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ों की रिपोर्टें डिफरेंट हैं। आपने साइंस की बात की, साइंस इतनी तरक्की अभी नहीं कर चुकी, बहुत पहले से कर चुकी है। जेनेटिक लेवल के ऊपर भी ऐसे टेस्ट आ गए हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसीलिए कस्टमाइज इलाज जो है वो एक्सपर्ट बताएंगे कि वो फलाने ने ये कराया तो मैं भी वो करवा लूँ। अक्सर हमने ये चीज़ें देखी हैं कि डॉक्टर की
डॉक्टर की गाइडेंस पे भी लोग नहीं चल रहे होते। डॉक्टर साहब, कोई एक ऐसी गिल्टी जो कि बहुत पुरानी है लेकिन मौजूद है, लेकिन वो डॉक्टर कहते हैं वो बिनाइन है, उसकी शेप ठीक है और मतलब उसका कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन वो काफ़ी सालों पुरानी है। क्योंकि आप सर्जन हैं तो ये सवाल बड़ा रेलिवेंट है आपसे, क्या उसको निकलवा देना ही बेहतर होता है या बस वो है तो उसका बस रेगुलर चेकअप करवाते रहें चाहे वो 8-8 10-10 साल मौजूद है वहीं पर? जी, ये यंग एज के अंदर कुछ बिनाइन गिल्टियाँ होती हैं, वेरी यंग एज में, जिसको हम फाइब्रोएडेनोमा कहते हैं, वो नॉन कैंसरस होते हैं। लेकिन किसी एक बिनाइन ट्यूमर को भी अगर आप 30 साल छोड़ दें और वो ग्रो करना शुरू कर दे या सडन उसके अंदर एक कोई स्टिमुलस हो तो वो भी कैंसरस बन सकता है। इसलिए दो बुनियादी बातें, साइज़ के मुताबिक सर्जन ये बताएगा कि जी अभी ये बहुत छोटा है और इसका जो टेस्ट बता रहा है कि ये बिनाइन है, तो इसको फॉलो अप करेंगे। कई दफ़ा ये मशवरा मिलता है कि ये बिनाइन है, आप घर चले जाएं, भूल जाएं, फ़िक्र मत करें। तो मरीज़ फ़िक्र नहीं करता और कोई फॉलो अप भी नहीं करता, कोई अल्ट्रासाउंड भी नहीं होते, उसको बताया भी नहीं जाता, यानी सही गाइडेंस नहीं दी जाती। तो आपका सवाल ये है कि अगर बिनाइन है और बहुत छोटा है और सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे ही नज़र आया है या फाइब्रोएडेनोमा है या और कोई बिनाइन सिस्ट है, तो उसको इलाज हम या मेडिसिन से करेंगे या हम फॉलो अप करेंगे 6-6 महीने बाद या 3 महीने बाद या क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ या अल्ट्रासाउंड के साथ। मतलब उसको छोड़ नहीं देना, हमारे छोड़ नहीं देना। ये मैंने इसलिए भी बात यहाँ पर रेज की क्योंकि मेरे सामने एग्जांपल भी कुछ ऐसी है और वाकई ऐसा होता है कि डॉक्टर से ही बात कह देते हैं कि बस ठीक है, ये तो इस उम्र में बन जाती हैं गिल्टियाँ, इट्स फाइन, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आप उसको सालों की हिस्ट्री लेकर जाते हैं कि ये फलानी सिस्ट है या फलाना लंप है जो कि मौजूद है थ्रू आउट, तो वो वाकई कहते हैं बस फिक्र ना करो, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और ये वो आपको उस तरीके से सेंसिटाइज नहीं किया जाता, अवेयरनेस नहीं दी जाती, आपको नहीं बताया जाता कि इसको आपने छोड़ना नहीं है। क्योंकि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि आप वो गिल्टी लेकर पैदा नहीं हुए हुए, उसको वहाँ नहीं होना चाहिए नो मैटर व्हाट, तो उसका फॉलो अप भी इम्पोर्टेंट है उतना। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपसे रिसेंट एक मरीज़ का शेयर करूं कि मुझे नहायत अफसोस हुआ और रोना आ रहा था उस दिन। मैं जब उठ के गया उसके बाद मैं सर पकड़ के बैठा। एक इस कंडीशन है कि प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर होता है जो कि यंग लोगों में होता है, अनकॉमन है लेकिन होता है। तो अगर होता है वो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड तो बिकॉज ऑफ द हार्मोनल एनवायरनमेंट उसको इतना फ्यूल मिलता है कि वो बहुत एग्रेसिव होता है। तो मेरे पास जैसा आपने कहा कि जो लोग कहते हैं कि जी भूल जाएं इसको और फॉलो अप ना करें, तो वो किसी पेरिफेरी में जब वो किसी अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास गई एक छोटे शहर के अंदर, तो उन्होंने कहा कि अभी तो तुम्हारी प्रेगनेंसी है तो अभी ये गिल्टी, उसने कहा कि जी ब्रेस्ट में गिल्टी होगी, उसने कहा अभी तो हम कुछ नहीं करना इसका। उन्होंने कुछ नहीं कराया, उसका बच्चा डिलीवर हुआ हेल्दी माशाल्लाह। अब एक माँ अपने बच्चे की डिलीवरी को खुशी मनाए और अल्लाह का शुक्र अदा करे, को जाके उसको फिर डायग्नोसिस हुआ कि ये ब्रेस्ट कैंसर है और अब वो उसके हड्डियों में फैल चुका है। तो मैंने एग्रेसिव था वो। जी, तो मैंने उससे कहा कि अगर आप तशरीफ़ ले आती हैं हमारे पास तो लास्ट ट्राइमेस्टर में, बल्कि सेकंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम कीमोथेरेपी नहीं दे सकते, लेकिन उसके बाद हम दे सकते हैं, बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं होता एब्सोल्युटली। हेल्दी डिलीवरी के बाद हम सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी कंप्लीट कर सकते हैं और एक मरीज़ को बिल्कुल क्योर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो इस तरीके से भी केस हम देखते हैं कि जिसमें कहा जाता है कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते या कुछ ना कराओ या वो एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं मिलता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो कौन लोग हैं जो कि इस बीमारी को जानते हैं, जिनसे प्रॉपर एडवाइस मिल सकती है। ये बड़ा ज़रूरी है बिकॉज वी हैव लास्ट 2 मिनट्स सर। तरीके इलाज पे क्विकली आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपने जिस तरह ये केस में मेंशन किया, क्या तरीके इलाज या प्रोसेस यही होता है कि पहले कीमोथेरेपी एंड देन सर्जरी एंड देन रेडियोथेरेपी और समटाइम्स इम्यूनोथेरेपी, क्या यही तरीके इलाज इस वक्त पाकिस्तान में कॉमन है? नहीं, जिस तरह मैंने कहा कि हर मरीज फर्क है करता है। जी, केस टू केस। किसी की अपफ्रंट सर्जरी पहले एडवाइस की जा सकती है। अच्छा, ये मैं बताता चलूँ वेरी ब्रीफली, टाइम कम है, कि जी खाली ब्रेस्ट रिमूव करने वाली सर्जरी हम नहीं करते, ब्रेस्ट सेविंग सर्जरी भी होती है, रिकन्स्ट्रक्शन भी होती है। यस, जिस केस के अंदर अगर बहुत ज़रूरी है और मल्टीपल जगह के ऊपर है तो उसमें मेस्टेक्टमी भी है। ये सारी जो है अंडर वन रूफ। और फिर उसके बाद अगर कीमोथेरेपी अगर एडवाइस होती है तो एक जो सर्जिकल जो स्टेजिंग रिपोर्ट आती है उसके मुताबिक फिर ऑन्कोलॉजिस्ट, तो 1 या 2 डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें रेडिएशन, ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जन्स,
रीहैब, फिजिशंस और पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, तो इनका एक बहुत बड़ी एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ हम इलाज करते हैं और पाकिस्तान के माशाल्लाह बड़े बड़े अस्पतालों में ऐसे ही इलाज हो रहा है। तो आई थिंक कि लोगों को ये ज़रूर अपने चेकअप्स कराने चाहिए। 40 साल के बाद हर साल मैमोग्राफी, साल में एक दफ़ा। सही। मैं ये कहता हूँ आपके ख़वातीन के एक कपड़े के जोड़े की कीमत का टेस्ट है, साल में एक दफ़ा कराइए और मुतमईन होइए कि यू डोंट हैव टू वरी टिल नेक्स्ट ईयर। और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए और अगर कोई चीज़ डिटेक्ट हो जाए तो 6-6 महीने या 1-1 साल इंतज़ार ना करें। आई थिंक हमें ये इस चीज़ में घर में भी बात करने में भी काफ़ी शर्म का सामना करना पड़ता है ख़वातीन को, अनफॉर्चुनेटली। तो आई थिंक ख़वातीन जो हैं, जो घर की सरबराह हैं, बिल्कुल मेरा ख्याल है उनकी हेल्थ के गिर्द पूरा घराना चलता है। और ऐसे में लास्टली, चूँकि अक्सर जैसे सभी ने बात की ना कि इनिशली आप टेस्ट करा रहे होते हैं, आप इलाज करा रहे हैं, जैसे आपको पता चलता है जी वो लाहौर में या कराची में किसी और शहर में कोई और तरीके इलाज मुतारिफ हुआ है तो आप फ़ौरन से वहाँ चले जाते हैं या कोशिश करते हैं आप इलाज अपना छोड़ के। ये कितनी बड़ी गलती होती है और ये समझना कि अच्छा कौन सी मशीन या कौन सा तरीका इलाज जो नया मुतारिफ है वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं, ज़रा डॉक्टर्स ही बेहतर बता सकते हैं इसमें। जी ये अच्छा सवाल है, क्योंकि देखें लोग तो इलाज चाहते हैं और ये बहुत पैनिक हो जाते हैं जब इस किस्म की खबर किसी को भी दी जाए तो कोई इससे बैड न्यूज़ फॉर एनीवन। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़, जहाँ बैड न्यूज़ है तो गुड न्यूज़ इज़ कि ये बिल्कुल परफेक्टली क्योरेबल है और काबिल इलाज है और पाकिस्तान में लेटेस्ट सारे इलाज मौजूद हैं, इंक्लूडिंग के कुछ नए इलाज भी मुतारिफ़ कराए गए हैं अभी बड़े रिसेंटली लाहौर के अंदर भी। लेकिन उसका क्राइटेरिया है, तो वो डॉक्टर बताएगा कि किस स्टेज के ऊपर। तो ज़्यादातर जो है जो लेस इन्वेजिव इलाज हैं या जिसको कहते हैं जी बग़ैर सर्जरी के उस ट्यूमर को फ्रीज़ करके करना है, तो फिर उसमें ये है कि बेहतर ये है कि बहुत अर्ली स्टेज में बहुत छोटे ट्यूमर अगर पकड़े जाएं तो आई थिंक वही हमारा बुनियादी मैसेज है कि लेट्स डू द स्क्रीनिंग, लेट्स डू द अवेयरनेस, इसको मैसेज को फैलाया जाए और लोगों को पिकअप किया जाए। देखें वेस्ट में मेजॉरिटी स्टेज 1 और 2 में डिटेक्ट होते हैं, हमारे अनफॉर्चुनेटली 60% केसेस जो है स्टेज 3 एंड ऑनवर्ड्स में। दैट्स व्हाई हम इस पूरे महीने बात भी करते हैं अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से, ताकि जितना जल्दी डायग्नोज होगा उतना जल्दी उतना आसानी के साथ इलाज हो जाएगा। बिकॉज अगर ताख़ीर हो जाएगी, इलाज फिर भी मौजूद है लेकिन वो तवील इलाज भी है, वो तकलीफदेह इलाज भी है, उसमें आपके बहुत सारे फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व हैं, साइकोलॉजिकल इशूज़ भी हैं एंड सो मच। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। ये बड़ा ज़रूरी था कि इस पर हम जिस तरह हम अक्टूबर में बाकी दिनों में भी बात की और आज भी हमने यही कोशिश की कि हम इसकी अवेयरनेस से मुतालिक भी बात करें और तरीके इलाज से मुतालिक भी बात करें। ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। दुनिया में टॉप 2% साइंटिस्ट की जब हम बात करते हैं और उसमें पाकिस्तानियों का हम जिक्र करते हैं तो बड़ा अच्छा होता है जब हमें मालूम होता है कि अच्छा हमारे पाकिस्तानी भी टॉप 2% में हैं। और जो तहकीक की बात करते हैं, उस मैदान का जिक्र करते हैं, साइटेशन की बात करते हैं, उसमें हमारे साइंसदानों का भी काम बहुत ऊपर माशाल्लाह नज़र आ रहा होता है। सो आज ऐसा ही कपल हमारे साथ मौजूद है, दोनों ही टॉप 2% साइंटिस्ट में है माशाल्लाह पिछले 2-3 सालों से। स्टैनफोर्ड और एल्सवेयर की मुश्तरका तहकीक में सारी चीज़ें सामने आती हैं, वो अपना एक जारी करते हैं जिसमें बताते हैं कि कौन कौन इसमें शामिल है, जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं। तो मैंने इस कपल की बात की, उनकी हम आपसे आज मुलाकात भी कराएंगे। डॉक्टर जावेद इकबाल, ही इज़ अ डबल गोल्ड मेडलिस्ट माशाल्लाह, HEC के मंजूर शुदा सुपरवाइज़र भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और मुसलसल 3 सालों से 2023, 2024 और 2025 में स्टैनफोर्ड और एल्सवेयर की आलमी टॉप 2% रैंकिंग में शामिल हैं। तो चलें जी, ये तो बड़ी ऑनर की बात होती है, बट एक है घर में ये ऑनर अगर 2 लोगों के पास हो तो वो तो फिर डबल ऑनर बात होती है। बिल्कुल जी। तो इनकी अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है जी डॉक्टर बेनज़ीर एहसान अब्बासी, और वो भी डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं और रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं और प्लांट साइंसेज में PhD की है इन्होंने भी। और इसी तरह से जी स्टैनफोर्ड और एल्सवेयर की जो टॉप 2% साइंटिस्ट रेटिंग है 2024 से 25 तक, उसमें वो शामिल रही हैं। तो ये है इनकी काबिलियत का एतराफ़। बिल्कुल जी। तो ज़रा इस कपल से आपके मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर बेनज़ीर कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहले तो मेरा ख्याल है ये 2% के तो हम बात थोड़ा बाद में कर लेते हैं, ये मुलाकात कैसे हुई है?
ये कौन, आप रोशनी डालेंगे इस पे? अच्छा, इस तरह के 2015 में मैं एमफिल कर रहा था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। सही। तो डॉक्टर साहब अभी उधर से एमफिल कर रही थी, ठीक है। तो फिर बाद में वो हमारा पीएचडी का सफ़र स्टार्ट हो गया, तो बस फिर हम कंटिन्यू करते हैं, एमफिल भी इकट्ठा किया, पीएचडी भी इकट्ठी किया, फिर जिंदगी भी इकट्ठे हो जाए। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। सही सब्जेक्ट प्लांट साइंसेस, ये सब्जेक्ट इकट्ठा था। डॉक्टर साहब आप दोनों को बहुत मुबारकबाद इस 2% पे आने के लिए। थोड़ा सा हम एक्सप्लेन भी करें नाज़रीन को भी, क्या मयार होता है जिस पे ये तय होता है, क्या क्या साइटेशन इज़ द मेन थिंग प्रॉब्ली जिसमें चीज़ें सामने आती हैं? अच्छा सर, इसका मैं बताऊं, इस तरह के टॉप 2% साइंटिस्ट का जो है ना एक क्राइटेरिया है। इसमें जो सबसे पहला पैरामीटर है उसका वो है नंबर ऑफ रिसर्च आइटम्स। ठीक है कि एक पर्टिकुलर रिसर्च या साइंटिस्ट के कितने रिसर्च पेपर उसने छापे हैं। ठीक है। अब अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे तकरीबन 300 प्लस रिसर्च आइटम्स हैं इस वक्त, जिसमें रिसर्च आर्टिकल्स भी है, बुक चैप्टर्स भी है और रिव्यू पेपर्स भी है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया तो ये कि रिसर्च आइटम्स आपके कितने हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा जो पैरामीटर्स है वो है साइटेशंस, कि अगर आपने 300 प्लस आर्टिकल छापे हैं तो दुनिया आपके काम को कितना सराहती है, कितना अप्रिशिएट करती है, वो उसको कितना साइट करती है, उसका कितना हवाला देती है आपके पेपर्स का। तो ये दूसरा पैरामीटर्स है जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एल्सवेयर ने मिलकर इसको डिसाइड किया है। अब अगर मैं अपनी साइटेशंस की बात करूं तो इस वक्त मेरे टोटल 300 जो रिसर्च आइटम्स है उसके साइटेशन 6500 है, यानी 6,500 लोगों ने अपने रिसर्च में आपके काम का हवाला दिया है और वो मुख्तलिफ उसके ऊपर, ठीक है। तो ये साइटेशन दूसरा पैरामीटर है। तीसरा पैरामीटर्स जो है वो इसका है एच इंडेक्स, यानी एच इंडेक्स का मतलब ये है, ये एक ऐसा मयार है, एक ऐसा स्टैंडर्ड है, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिससे एक रिसर्चर की रिसर्च वर्क की क्वालिटी और उसको क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। अगर मैं अपनी एच इंडेक्स की बात करूं, इस वक्त मेरे टोटल जो रिसर्च आइटम्स है 300, उसमें से मेरा जो है ना 44 रिसर्च आइटम ऐसे हैं जिनके साइटेशन 44 या 44 से ज़्यादा है। यानी अगर आपका एक सिंगल आर्टिकल 44 टाइम्स साइट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी वो है फिगर है एच इंडेक्स। इसके अलावा दूसरा जो है वो इसका है I10 इंडेक्स। I10 इंडेक्स मीन कि अगर आपने 300 पेपर छापे हैं तो 300 पेपर में से आपके कितने पेपर है जिसको एटलीस्ट 10 टाइम हर पेपर ने साइटेशन ली हो। तो मेरा अपना जो I10 इंडेक्स है वो 115 है माशाल्लाह, 115, यानी मेरे टोटल 300 पेपर में से 115 रिसर्च पेपर ऐसे हैं जिनको साइंटिफिक कम्युनिटी ने 115 दफ़ा हर एक आर्टिकल को साइट किया है। यानी सर आप साइंस के मैदान में बाबर आजम हैं। तो बस सर मेहनत कर रहे हैं। रिकॉर्ड की बात होती है ना कि इंडिविजुअल रिकॉर्ड अच्छे खासे होते हैं, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे जी। इसके अलावा एक दो और है, इसके अलावा हमारा है इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ही, इम्पैक्ट इस तरह वर्ड इंडिकेट करते हैं इम्पैक्ट, कि आपने जो काम किया है उसका इम्पैक्ट कितना है। तो उस हिसाब से हर जर्नल में जब हम आर्टिकल छापते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट फैक्टर होता है। तो मेरे टोटल आर्टिकल का जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो तकरीबन 800 है। ठीक है, जो कि एक बहुत बेहतरीन मतलब वो है। तो ऑब्वियसली जो क्राइटेरिया आप बता रहे हैं वो वाकई में डॉक्टर साहब ये घर में ही ज़्यादा बोलते हैं या इधर ज़्यादा बोल रहे हैं? ये इधर ज़्यादा बोल रहे हैं। यहाँ से अभी तक टोका घर पे कम मौका मिलता है, घर पे मौका नहीं मिलता तो उन्होंने कहा यहाँ पे बोल, यहाँ पे उन्होंने कहा मैं बोल सकता हूँ। अच्छा तो डॉक्टर साहब अपने बारे में बताइए कि आपकी कितने रिसर्च पेपर्स हैं, कितनी साइटेशंस हैं। थोड़ा सा हम ये देख रहे हैं कि देखिए वो 3 साल से टॉप 2% में आ रहे हैं, आप 2 साल से, इसलिए कि ये मुझसे 1 साल सीनियर हैं। मैं इस मैदान में मेरी एंट्री ना 1 साल लेट हुई है। चले फिर ठीक है, फिर मार्जिन है सर। आप डॉक्टर साहब प्लीज। मेरा इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 300 to 350 है। माशाल्लाह। जो मेरी साइटेशन है वो 4500 है। ओके, ठीक है। इसके अलावा मेरा एच इंडेक्स जो है वो 33 है। ओके। I10 इंडेक्स, सॉरी वो मैंने ये घर में ही आपके कंपटीशन चल रहा है मेरा ख्याल है। हेल्दी कंपटीशन। एक्चुअली हम दोनों पहले से ही टॉपर्स हैं, गोल ओरिएंटेड थे। माशाल्लाह। बस अल्लाह ताला ने साथ भी कर दिया। माशाल्लाह, अल्लाह हमेशा साथ रखे, खुश रखे। थोड़ा सा अपने काम से मुताल्लिक भी बताएं। चलें रिसर्च पेपर की तो बात हम करते हैं या साइटेशन की बात करते हैं टॉप 2%। अदरवाइज चूँकि आपका सब्जेक्ट है प्लांट साइंस, आपने PhD भी की है,
चूँकि हम अक्सर ये बात करते हैं जो कि थोड़ी गलत राय हो जाती है जी, पाकिस्तान साइंस के मैदान में पीछे रह गया है, हमारी उस तरह से अब तहकीक में शमूलियत नहीं है, हम लोग तवज्जो नहीं दे रहे साइंस के मैदान में। सो चूँकि हमारे सामने इतने ब्राइट साइंटिस्ट माशाल्लाह मौजूद हैं, तो हम ज़रूर आपसे पूछेंगे कि हम क्या कर रहे हैं साइंस के मैदान में, आपने क्या किया, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? अच्छा, बीइंग प्लांट साइंटिस्ट मैं जिस फील्ड से मुंसलिक हूँ वो है मेडिसिनल प्लांट एंड नैनो बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनके, आपने तो ये सुना होगा कि जो लफ्ज़ ड्रग है वो निकला ही वर्ड ड्रूग से है, जिसका मतलब ड्राइड प्लांट है। ड्रग का जो मतलब इर्तका हुआ वो प्लांट बेस्ड था। ठीक है। तो हम लोग मेडिसिनल प्लांट से कंपाउंड आइसोलेट करते हैं और उन कंपाउंड्स की हम लोग डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। अगर मैं सादा अल्फाज में समझाऊँ तो जिस तरह कैंसर है अगर किसी को, तो हम वो कंपाउंड जो है देखते हैं कि उस कंपाउंड का कितना पोटेंशियल है कैंसर के ख़िलाफ़। एक लशमीनिया एक बीमारी है, जिस तरह अगर कोई लशमीनिया बेसिकली एक पैरासाइट है जो एक मक्खी के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। अगर मक्खी आपके ऊपर बैठ जाए, आपको वो मक्खी काट जाए, तो आपके जो ऑर्गन्स है ना, जिस ऑर्गन पे वो बैठती है वो गलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके अगेंस्ट हम लोगों ने रिसर्च की है कि क्या आया हमारे जो प्लांट कंपाउंड वो इफेक्टिव हैं या नहीं। एंटी डायबिटिक ऐसे हम करते हैं कि डायबिटीज़ के खिलाफ हमारे कंपाउंड कितने इफेक्टिव हैं। उसके अलावा हम लोग डिफरेंट एंजाइम डिग्रेडेशन ऐसे करते हैं, वो भी एंटी डायबिटिक एंटी कैंसर एक्टिविटी में ही आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं इसको और समझूंगा कि ये आपने रिसर्च जो की, ये फिर कमर्शलाइज भी होती है, हम इसको यूटिलाइज भी कर पा रहे हैं? जी, हम लोग ऐसा करते हैं ना कि हम लोग प्रिलिमिनरी स्टडीज़ करते हैं पाकिस्तान में। आपको पता है कोई भी अगर ड्रग बनती है तो वो 1-2 दिन 1 साल का काम नहीं है, कम अज़ कम जो है ना 5 से 10 साल का अर्सा लगता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि कंपाउंड आइसोलेट करते हैं, उनकी करैक्टराइजेशन करते हैं कि हमने कौन सा कंपाउंड आइसोलेट किया और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फिर हम लोग जो रिसर्च पेपर लिखते हैं ना, उसमें हम लोग इंडस्ट्री को, ठीक है, और बाकी एकेडेमिया को बताते हैं कि ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, इनको आगे लेके चला जा सकता है इस बीमारी के ख़िलाफ़। ठीक है। तो फिर ये इंडस्ट्रियल लेवल पे ये इंडस्ट्रीज उस कंपाउंड को पकड़ती हैं, उसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करती हैं, ठीक है, और फिर वो आगे ड्रग्स वगैरह की सिंथेसिस होती है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। और जो हम बात कर रहे होते हैं उसमें रिसर्च की कितनी इंपॉर्टेंस है जो हमें नहीं समझ में आ रही। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान रिसर्च के लिहाज से हम इस वक्त कहाँ स्टैंड करते हैं और क्या हमारी रिकग्निशन है ग्लोबल लेवल पे अगर बात करें? जिस तरह अभी हम जिक्र करें टॉप 2% साइंटिस्ट की, ठीक है, पाकिस्तानी के अंदर बेशक सोर्सेज और रिसोर्सेज ये इशू हमारा चलता है, लेकिन ये फिर भी हम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इस वक्त जो अभी टॉप 2% रैंकिंग जारी हो गई, इसमें हमारे काफ़ी पाकिस्तानी जो है ना वो रिसर्चर इस लिस्ट के अंदर आ गए हैं, ठीक है ना। और बेहतरीन हायर एजुकेशन कमीशन भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, हुकूमत पाकिस्तान भी बहुत पैसा देती है, लेकिन हम मज़ीद रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत से भी और हायर एजुकेशन कमीशन से भी कि वो मज़ीद इसके लिए काम करे। अभी रिसेंटली इनका एक प्रोजेक्ट आया था NRPU, जो कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों को देते हैं, वो अच्छा खासा अमाउंट है, वो 20-30 मिलियन तक हम जो है ना वो ग्रांट ले सकते हैं एक सिंगल बंदा। तो उसके लिए भी हम लोगों ने कोशिश की, हमने अपने प्रोजेक्ट्स जमा किए हैं। पाकिस्तान भी साथ साथ प्रोजेक्ट्स भी दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, लेकिन हम मज़ीद एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि उस हिसाब से हमारा वो थोड़ा सा है कि रिसोर्सेज का मसला है। अदरवाइज पाकिस्तानी साइंटिस्ट दुनिया के जिस उसकी परफेक्ट यूटिलाइजेशन बहरहाल हो रही है, तभी आप जैसे लोग हमारे सामने आ भी रहे हैं। और चूंकि जब यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात भी करते हैं उसमें भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अच्छा उसमें जो रिसर्च हो रही है वो किस मयार की हो रही है, कितनी रिसर्च हो रही है, कितनी पब्लिकेशंस हो रही हैं। एग्जैक्टली यही बिल्कुल क्राइटेरिया है जो अभी हम लोगों ने जितने भी फैक्टर्स मैंने अभी गिनवाए ना पिछले सवाल में, तो ये सारे फैक्टर जब रैंकिंग होती है ना यूनिवर्सिटियों की या किसी इंडिविजुअल रिसर्चर्स की होती है, तो उसके लिए भी यही क्राइटेरिया है। तो माशाल्लाह पाकिस्तानी अगर यहाँ पर है वो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर भी बहुत काम कर रहे हैं, और अगर दुनिया के अंदर ये जहाँ पर भी जाते पाकिस्तानी रिसर्चर पोस्ट डॉक के लिए बाकी जो, तो वो अपना लोहा मनवाते हैं। अच्छा, वैसे क्योंकि यंगस्टर्स की बात करें तो वो उनको यही होता है कि अच्छा रिसर्च बड़ा ड्राई किस्म का एक टॉपिक है, किस तरह से इसको हम आगे कंटिन्यू करें। पर आपको वैसे अजीब लग रही बात, क्योंकि जिसको इंटरेस्ट होता है वो कहता है ड्राई ऐसा कैसे हो सकता है। बट उस तरफ लोग हमारे शायद कम जा रहे हैं, हमारे यंगस्टर शायद बड़ा कम जा रहे हैं। वो कहते हैं जी हम प्रैक्टिकल उसकी तरफ जाएं, रिसर्च में क्या रखा है, उस तरीके से इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा अभी तक मुझे लगता है नहीं है, जिस पे काम होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ये जो कहते हैं ना लोग ड्राई है, उनको भी अगर आप एक दफ़ा हमसे मिलवाएं हमारी लैब में फिर उनका जो है ना प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाएगा, फिर उनके लिए ड्राई नहीं रहेगा।
ओके, मतलब आपके स्टूडेंट्स के लिए ड्राई बिल्कुल नहीं है सब्जेक्ट। बिल्कुल नहीं, वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। इवन मेरे पास जब बीएस के स्टूडेंट आते हैं ना, मुझे कहते हैं मैडम आप हमें एमफिल में जरूर लेंगी ना, जरूर लेंगी। मैंने कहती हूँ बेटा मेरिट पे आओ, मैं कितने लोगों को लूंगी। जाहिर है। फिर उसके बाद जब एमफिल में आते हैं वो मैडम आप हमें पीएचडी में जरूर लें, जरूर लें। फिर आपको पता है कि ओवरऑल हम लोगों ने देखना होता है, बाहर के बच्चे भी चाहते हैं वो बेहतरीन रिसर्च करें, तो फिर वो एक मेरिट बनता है। और अदरवाइज भी आपकी लिमिटेशंस होते हैं, कितने लोग आप सुपरवाइज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे हम लोग एट ए टाइम ना 5 पीएचडी के स्टूडेंट सुपरवाइज कर सकते हैं। तो 5 ही स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए आप ले सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे सबीन ने भी कहा, रुझान की बात हम करते हैं, ये कितना ज़रूरी है? क्योंकि देखें जनरली हमारा नौजवान की ख्वाहिश क्या है जी, बस मैं पैसा कमाऊँ। ठीक है, डिग्री की इंपॉर्टेंस वो समझ लेता है, लेकिन वो इतना आगे तक नहीं जाता कि एमफिल या पीएचडी, बस डिग्री कर लेते हैं, बस किसी तरह पैसा कमाना है। हम रिसर्च की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रहे, स्पेशली साइंस के मैदान में। अच्छा सर, इस तरह के इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक मोटिवेशन नहीं है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा ये कि हम जब अपनी बात की कि स्कोप नहीं चीज़ों का, ठीक है ना, स्कोप कभी भी किसी उसका नहीं होता सब्जेक्ट का, इस चीज़ सही बात है। स्कोप हमेशा होता है उस बंदे का, उसकी मेहनत का, उसकी जो लगन का। ऊपर है। जी जी, अगर एक बंदा कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ का स्कोप नहीं है, आप दुनिया के जिस फील्ड के अंदर भी है आप अपना लोहा मनवाएं। अगर आप अपना लोहा मनवाते हैं ना, तो चाहे आप जिस फील्ड के अंदर है आप कभी पीछे नहीं रह सकते, ठीक है ना। तो ज़रूरी है कि हम स्टूडेंट के साथ उनके साथ सेशन लें, उनको मोटिवेट करें कि दुनिया में कोई फील्ड जो है ना वो ऐसा नहीं है कि आप इसको करें और आप पीछे रह जाएंगे। स्कोप है, आपका इंटरेस्ट अगर है उसमें और आप उसमें एक्सेल करें तो उसका स्कोप ही स्कोप है। ये हम चले 2% साइंटिस्ट की बात भी कर रहे हैं, रिसर्च की बात भी कर रहे हैं, चैलेंजेस की बात भी करते हैं। आप बादशाह खान यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, जी जी बिल्कुल, और आप वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में पढ़ा रही हैं। सो हाउ आर यू मैनेजिंग? कौन जाता है फिर? ये आप पर्सनल चैलेंजेस की बात करें? हाँ जी, पर्सनल चैलेंजेस ना, हमने का थोड़ा इसको पिन पॉइंट कर दें। सो हाउ आर यू मैनेजिंग योर लाइफ? अच्छा, इस तरह के ज़ाहिर बात है यूनिवर्सिटियों का काफ़ी हार्ड रूटीन होता है, ठीक है ना। वीकेंड ही हमारे पास होता है, तो बस वीकेंड पे मैं फिर बादशाह खान यूनिवर्सिटी से सीधा इधर इस्लामाबाद आता हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पर है, फैमिली, तो फिर पूरा वीकेंड बच्चों के साथ होता है, उनको इधर उधर घुमाते हैं, पार्कों में लेके जाते हैं। तो हमेशा आप ही आते हैं? जी जी हाँ, अब कोई फैमिली का स्पेशल फंक्शन हो तो मैं चली जाती हूँ। बच्चों को लेके ट्रैवलिंग जो है ना, आपको पता मुश्किल होती है। लेकिन आप ब्रेक में बता रहे थे कि बच्चों से पहले आप जाती होती थी। हाँ, बच्चों से पहले मैं जाती होती थी, बिल्कुल। अब जो है ना, अब अगर जब मैं ड्राइविंग कर रही होती है, कोई स्टीयरिंग पकड़ लेता है, कोई ब्रेक पे जाके पाँव मार देता है, इसलिए मैं कहती हूँ आप ही आ जाएं, मेरा बहुत ये तो बड़े कोई आप दोनों को देख के वैसे मुझे लगता था कि बड़े अमन वाले बच्चे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे मामलात लग नहीं रहे। बच्चे जो सारे ऐसे ही हैं। नहीं, कोई मतलब बच्चे सिर्फ मन के सच्चे होते हैं, बाकी ये कि शरारती होते हैं। बच्चे बहुत शरारती होते हैं। बच्चों को शरारत करनी भी चाहिए, क्यों नहीं करती है? अल्लाह ऐसी शरारतें नहीं करनी चाहिए, स्टीयरिंग पकड़ लें और ब्रेक पे पाँव रख लें, इस पे एजुकेट करना चाहिए ना। वो तो साइड पे देखें, वो नहीं जाते। अगर कोई घर में मुलाजिम वगैरह ना गेट बंद करने के लिए, मैं जब उतर के गेट को लॉक लगाने जाती हूँ गाड़ी पार्क करने के बाद, वापस आती हूँ तो मेरी गाड़ी स्टार्ट होती है। और वो मेरी बेटी माशाल्लाह से 2.5 साल की है जो ये काम करती है। 2.5 साल की बेटी है, उसने कहा मैं इसी पे रिसर्च करती हूँ, इसी गाड़ी पे रिसर्च करती हूँ। अच्छा, बेटी ज़्यादा शरारती है? दोनों मैडम बहुत शरारती हैं, बहुत ज़्यादा। आप पे गए हैं कि आप पे गए हैं? मैं तो बड़ा सर तो लाल हो गए। सर जब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, सॉरी, जब सर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो इनके गांव का एक बंदा इन्हें मिला ना। अच्छा। उन्हें कहता है अगर तुम सुधर गए हो ना, इसका मतलब है कायनात का हर बंदा सुधर सकता है। यानी कि बचपन में बहुत शरारती थे आप। शरारती करते थे। फिर तो बच्चों में देखें वो चीज़ नॉर्मल है। अच्छा, नहीं वैसे उनको आपको देख के लगता है कि सुधर गए हो? ये तो नहीं, आप बहुत ज़्यादा सुधर गए हैं, बिल्कुल। नहीं, सुधार दिए गए हैं या सुधर गए? नहीं, ये जब बड़े हुए थे मेरे हाल में सुधरते गए। आपको सुधरे हुए मिले थे? जी जी, मुझे सुधरे हुए मिले थे। ओके, मतलब सुधरे हुए थे तो फिर आपने रखा? बिल्कुल। वरना मामला, आपको पता ना, हम गांव के लोग हैं, हम सुधरे हुए लोगों को ही चॉइस बनाते हैं, अदरवाइज मामलात नहीं सही हो सकते थे। ऐसा ही है। अच्छा, ये पहल किसने की थी, इनकी तरफ से या आपकी तरफ से पहल हुई थी? नहीं, ये मैंने डॉक्टर साहब ब्लश टू कर, डॉक्टर साहब इज फुल रेड। अच्छा, वो कह रहे प्रोग्राम का सेगमेंट का वक्त जो है बड़ा वो कह रहे हैं मौजू तो कुछ और था, आप किस तरफ ले आए? नहीं जी, ये भी तो एक बड़ा अच्छा मौजू है, एक बड़ा ही कामयाब कपल हमारे साथ मौजूद है और हम चाहते हैं कि हम इस बारे में पे डिस्कशन जरूर करें। तो अच्छा स्टूडेंट कौन है? दोनों ब्राइट स्टूडेंट हैं, दोनों डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में आप ज्यादा लाइक स्टूडेंट थे, रिसर्च के मैदान में आ गए हैं, या डॉक्टर साहिबा? लें जी बताएं। वो दोनों माशाल्लाह मेहनती है,
सारे घर भी जाना है। रिसर्च के मैदान में डॉक्टर साहब ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, डॉक्टर साहब जो है ना रात को भी टाइम देते हैं, ठीक है, दिन को भी। मैं जो सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक यूनिवर्सिटी का टाइम है ना, वो फुल डेडिकेशन से पूरा, मैं कोई ब्रेक नहीं लेती, मैं काम करती हूँ। 4 बजे के बाद जो मेरा दिन होता है वो मेरे बच्चों का होता है। जब बच्चे सो जाते हैं, मतलब मैं लेक्चर देखती हूँ बस। लेकिन डॉक्टर साहब लेक्चर के अलावा कोई रिसर्च वाली चीज़ हो वो भी काफ़ी वो करते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है मैं भी घर पे नहीं हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ लेता हूँ। अच्छा, एक और राय जो कि जिन्होंने पीएचडी की होती है उनसे मुतालिक बड़ी कायम हो जाती है कि पीएचडी जो कर लिया ना तो बस ये इनका दिमाग कुछ और हो गया ऊपर, उनसे बात करना समटाइम्स बड़ा मुश्किल भी हो जाता है क्योंकि वो रिसर्च के अलावा कोई बात नहीं करते। इज इट ट्रू? ये बिल्कुल सर आपकी बात ठीक है। इसकी वजह ये ना कि अब हायर एजुकेशन कमीशन का जो क्राइटेरिया है कि एक वक्त में एक सुपरवाइज़र 12 स्टूडेंट रख सकता है, जिसमें 5 पीएचडी और 7 एमफिल के बच्चे होते हैं। तो ज़ाहिर बात है जब हम खुद स्टूडेंट होते थे तो हम अकेले अपने काम को देखते थे, अपने पीएचडी और एमफिल को देखते थे। जब 12 बच्चे हमारे पास आते हैं उसमें 5 पीएचडी के प्रोजेक्ट हो, 7 एमफिल के हो, और इसके अलावा हमारा जो है नेशनल और इंटरनेशनल जो हम नेटवर्किंग के कोलाबोरेशन है, जिस तरह भी मैंने जिक्र किया कि यानी अगर मैं जो मेरे आर्टिकल्स हैं इसमें मेरे साथ तकरीबन दुनिया के हर मुल्क से, अमेरिका से लोग हैं, टर्की से हैं, इटली से है, यूके से हैं, जर्मनी से हैं, हर जगह से हमने ऑथर्स रखे हैं अपने पास। तो जब हम इतना ज़्यादा मेहनत करते तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि फिर दिमाग का वो नहीं होता। चलिए, ये भी एक अच्छी बात है कि दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी क्योंकि अगर ये भी बड़ा फ़र्क होता है कि फील्ड्स अगर डिफरेंट होती हैं तो दूसरे की फील्ड को, उसके प्रोफेशन को अंडरस्टैंड करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो भी जाता है। तो ये आप बेहतर इनको समझती हैं बेहतर क्योंकि आपका प्रोफेशन एक है, एंड देन अच्छी बात एक ये भी है कि वो मौजूद बिल्कुल ऐसे ही जब मैं कोई काम कर रही होती हूँ ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, इन्हें पता है कि इस काम के क्या थिक और थिन है। जब ये काम कर रहे होते हैं मैं भी बच्चों को लेके दूसरे कमरे में आराम सुकून से बैठ जाती हूँ कि प्राइवेसी होनी चाहिए, मुझे पता है फोकस होके काम हो सके, प्लस सब्जेक्ट सेम है तो एक दूसरे को सपोर्ट भी आप कर रहे होते हैं, और स्पेशली रिसर्च के मैदान में अब ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों चूंकि ऊपर जा रहे हैं माशाल्लाह, तो एक घर में अच्छा हेल्दी कंपटीशन है और वो कंपटीशन का फायदा पाकिस्तान को है बिकॉज पाकिस्तानी साइंटिस्ट इस मैदान में माशाल्लाह आगे जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बेहद शुक्रिया, खुश रहें, आबाद हैं, इसी तरह से साइंस के मैदान में भी और तरक्की करते रहे ताकि हम मजीद इसको चैरिश करते रहें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हम बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक ज़बरदस्त शख्सियत ने आज हमें ज्वाइन किया है। यूँ तो वो बहुत कुछ करते हैं माशाल्लाह और हर जगह ही उनकी माशाल्लाह अपनी एक पहचान है, लेकिन अगर हम एज आ पोइट बात करें तो उसमें अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त माशाल्लाह दी है। सर हाजिर में नौजवानों में बड़े मकबूल हैं रहमान फारिस, आज हमारे मेहमान हैं, सिविल सर्वेंट भी हैं, इस वक्त इस्लामाबाद में तैनात हैं, इससे पहले एयरफोर्स में भी थे, कॉलम भी लिखते हैं, एंकरिंग भी करते हैं, 70 प्रोग्राम्स पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ उनके हैं, कई किताबें वो शाया कर चुके हैं, 3 उनके शरीफ मजमूए हैं जो कि वो शाया कर चुके हैं और कई अवार्ड भी माशाल्लाह वो ले चुके हैं। तो आज हमारे साथ है रहमान फारिस, उनसे कराएंगे आपकी मुलाकात और जानेंगे उनसे बहुत से राज भी, चूँकि हमने कुछ सवाल उनसे ब्रेक में भी किया। रहमान, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत शुक्रिया। और मैं ब्रेक से पहले देख रहा था कि आप लोग जितने एनर्जेटिक हो और जितना ब्राइट माशाल्लाह ये सेट है, राइजिंग मॉर्निंग ही इसका होना चाहिए। राइजिंग पाकिस्तान बिल्कुल है और आप एक राइजिंग स्टार भी नहीं, आप राइजिंग शाइनिंग सारे स्टार हैं। और मेरा ख्याल है आपको तो यहाँ पर आकर वैसे ही अपनायत फील हो रही होगी पाकिस्तान टेलीविजन से। होम टू मी, काफ़ी प्रोग्राम्स मैं यहाँ किए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेट का टेम्परामेंट सेट करते हैं वो एंकर सेट करते हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि आप लोगों के लाफ्टर्स इतने फुल ऑफ लाइफ हैं कि किसी और को बिठाने की ज़रूरत नहीं है कि वो हंसती या हंसता रहे बैठ के। ये हमारा ज़रा बड़ा मसला भी है कि हमें हंसी के द्वारे भी पड़ जाते हैं। माशाल्लाह आप तो कई मुल्कों में गए, नॉट जस्ट इन दिस रीजन, माशाल्लाह यूरोप, अमेरिका, हर जगह आपने मुशायरे भी किए, यू हैव ट्रैवल्ड अ लॉट। सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पर आया है, किस ऑडियंस में आपको मज़ा आया है पाकिस्तान के अलावा? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने 27 मुल्कों में मुशायरों के हवाले से जाने के चांसेस दिए हैं और उसमें पाकिस्तानी एम्बेसी, पाकिस्तानी मिशंस, पाकिस्तानी डायस्पोरा, पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स एसोसिएशन, इसी तरह मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो मुझे ये लगता है कि मुख्तलिफ़ मुल्कों की, मुख्तलिफ़ शहरों, मुख्तलिफ़ कस्बों की जो ऑडियंस है, चाहे छोटा सा मुशायरा किसी गांव देहात में हो रहा हो या न्यूयॉर्क सिटी में या वाशिंगटन डीसी में मुशायरा हो रहा हो, दोनों के मिजाज अपने तरह के होते हैं। आपको उनके मुताबिक अपना इंतखाब करना पड़ता है कलाम पढ़ने के लिए। सही बात है। लखनऊ का एक मुशायरा मुझे याद है कि जिसमें
दाद ही अलग से आती थी। ज़ाहिर है लखनऊ की और दिल्ली की और इस पूरे रीजन की एक पूरी रिवायत चली आ रही है मुशायरों में दाद देने की। 300-350-400 बरस पुरानी रिवायत है और इस कदीम रिवायत को अभी तक वो लोग लेके चल रहे हैं। वहाँ पे मुशायरे होते हैं 30-40-50 हज़ार लोगों का मजमा कहीं, यानी यू कैन ईज़िली गैदर दैट, और वो बहुत बड़े ग्राउंड पे मुशायरे होते हैं। कराची के मुशायरे बहुत हमारे अहमद शाह साहब करते हैं कराची आर्ट्स काउंसिल से, बहुत शानदार मुशायरे होते हैं। होता ये है कि जब ऑडियंस आपके साथ जुड़ जाए, मजमा आपके साथ कनेक्ट हो जाए, तो आप शायरी में जो कुछ भी सुनाओ वो दिल से निकलता है और दिल तक सफ़र करता है। क्या बात है। अच्छा, वैसे जो अमूमन हम देख रहे होते हैं शायरों का एक गेटअप होता है प्रॉपर, क्या आप भी वही गेटअप करके जाते हैं उस महफिल में या क्योंकि आपको देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप शायर हो सकते हैं, मॉडल कह सकते हैं, एक्टर कह सकते हैं, अच्छा एथलीट कह सकते हैं। मज़े की बात यह है कि मुझे ये अक्सर मॉर्निंग शोज़ में, टॉक शोज़ में प्रोग्राम ये पूछा जाता है सवाल कि आप शायर लगते नहीं हैं। अब शायर के लिए वो जो कॉन्सेप्ट था ना, द पोएट, उसके बाल बिखरे हुए हों और बालों में हाइजीन का भी बुरा हाल हो और उसके जैसे पंजाबी में कहते हैं बोंके दिहाड़े, तो वो फिर रहा और उसको अपने मफलूकुल हाल ना, परेशान हाल, उसको अपने कुछ कोई खबर ही ना हो, ही शुड बी दुखी। हाँ, ही शुड बी दुखी। अब ये देखिए, अब बात जो है वो अलग हो चुकी है। अब शायर एक प्रैक्टिकल आदमी है, वो उसने अपने रोज़गार का, अपने रिस्क का भी ख्याल रखना है। वो मुआशरे का एक बहुत ही कारआमद, यूज़फुल और अच्छा रहने वाला इंसान है। अच्छा, जो शायर को आप समझते हैं कि जो खुश नज़र आने वाले को अगर अंदर से दुख नहीं होते, तो ये गलत फहमी है। देयर कुड बी 1001 इमेंसली हार्ट शटरिंग ग्रीफ्स इन एवरीबडीज़ हार्ट, लेकिन ये करेज किसी में, ये हौसला, ये एतबार, ये साख, ये मान, ये भरोसा बहुत कम लोगों में होता है कि वो उस दुख को अपने दिल के अंदर छुपा के ऊपर से हंस सके। अच्छा, वो तो फिर जो हम पंजाबी का एक जुमला बोलते हैं, जो मैंने एक ही सीखा हुआ है, वो ही बनता है ना, कौन सा वाला? वो हंसदियां चेहरे दा मतलब है नहीं होता कि इनमें कोई दुख नहीं है। तो वो एक मिसरा मेरे ख्याल मियां मोहम्मद बख्श का है कि जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले पावां। आए हाय, जे सोना मेरे दुख च राजी मैं सुख नू चुल्ले च पावां। सो इट इज़ एक्चुअली राजी व रज़ा होने की एक ऐसी स्ट्रीक है जो कि हमारे सूफिया से चलती आ रही है, शुअरा तक आई है, और ज़िंदगी के हर पहलू में भैया जो आपके लम्हा मौजूद में मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात अक्सर ये होता है कि आपको कोई माजी का ग्रीफ या फ्यूचर का फियर अपनी तरफ खींचता है और आपको लम्हा मौजूद से निकाल के ले जाता है। और ज़ाहिर है आप हो सकता है मैं आजकल किसी ऐसी कैफियत का शिकार हूँ, लेकिन आपको कोशिश करना चाहिए कि आप चेहरे को वाइब्रेंट रखें। क्या बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम यही बात कर रहे होते हैं कि वो जो आपकी एक वाइब होती है ना, वो हर तरफ नजर आती है। आप एंटर होते हैं कहीं पर तो वो वाइब आपकी अट्रैक्ट करती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा ख्याल है शायरी कुछ हम सुनते हैं, उसके बाद जरा गुफ्तगू कंटिन्यू मर्जी से सुनेंगे ना, या आपकी मर्जी से सुने? नहीं, उनकी मर्जी ना कर लें वैसे। अच्छा चलें, फरमाइश नहीं, मतलब मैं चाहता हूँ कि हम कुछ मौज़ूआत अगर दें और उस पर हम सुने आपसे कुछ। फॉर एग्जांपल, ज़िंदगी को कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं इन योर वर्ड्स? ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी आई थिंक एक ऐसी कहानी का नाम है कि जिसको हम सोचते हैं, समझते हैं कि ये अमर होगी, लाफानी होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन हर कहानी का एक इख्तिताम होता है। हर क़िस्से का, हर फसाने का एक अंजाम होता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके क़िस्सों, आपके फसानों, आपकी कहानियों, आपकी दास्तानों का अंजाम अच्छा हो, और अगर अच्छा नहीं होने वाला तो इसको कोई खूबसूरत मोड़ दे के अच्छा करके छोड़ देना चाहिए। यानी यू शुडंट बी। मेरा एक शेर है, वो अल्लाह ने उसको बहुत इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी दी। वो अहमद मुश्ताक साहब हमारे असर हाजिर के बहुत बड़े शायर ह्यूस्टन में होते हैं। उन्होंने इस शेर के बारे में कहा कि शेर को मौत ज़िंदा रखेगी। तो मुझे उस वक्त ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन बाद में मैंने मियानी साहब में, मुझे कब्रिस्तानों में जाने का बहुत शौक़ है, बस ऐसे घूमने फिरने का, मैंने कतबों पे वो शेर लिखा हुआ देखा। हमारे हमसाया मुल्क में दिलीप कुमार फौत हुए तो उनके टेलीविज़न चैनल्स पे ये शेर चला, उनके अखबारों में ये शेर चला। और ये जब भी ज़िंदगी की कोई कहानी, करियर की कोई कहानी, मोहब्बत की कोई कहानी ख़त्म होती है तो शेर रेलेवेंट हो जाता है। वो शेर है कि कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई, कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। तो ये मुझे यही लगता है, इसका मतलब है कि अमूमन होता यही है कि आपको यू हैव टू गिव इट अ पॉजिटिव स्विचिंग ओवर टूवर्ड्स द एंड। जैसे आपके हर दिन का आगाज़ होता है तो शाम को
सुहाना करना चाहिए। दिन का आगाज़ भी सुहाना हो, दोपहर और शाम भी सुहानी ही गुजरे। यानी सबक तो यही सिखाना चाहिए, आगे कोई सीखे ना सीखे तो अलग बात है। क्या बात है, क्या बात है। थोड़ा सा मेरा ख्याल है आपकी, हम इन तीनों किताबों पर आते हैं। जो पहली किताब है, जी, ये मेरी पहली किताब है। इट इज़ कॉल्ड इश्क बखैर। इसको नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट पोइट्री पब्लिकेशन फॉर द ईयर 2019 मिला था। अक्स खुशबू परवीन शाकिर अवार्ड। कलर बहुत प्यारा है। थैंक यू। वो येलो कलर की हमारे सेट से भी जरा जा, जो हमारी जरा ऑफ एयर डिस्कशन हो रही थी ना, येलो कलर की किताब। जी, इस पे मैं आपको मजे की बात बताऊं कि आप ही की तरह मेरी बेगम को भी किताबों के दरमियान फ़र्क सिर्फ इस बात से पता चलता है। मेरी 3 किताबें हैं। कह रहे आप ही की तरह, आपको कैसे पता कि मुझे किताबों में इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि इससे पहले खैर मैं आपके साथी एंकर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं मेरी भी बात करें तो आप ठीक बात कर रहे हैं। मैं यही बताना चाह रही थी, एक राइटर को, एक शायर को बहुत बेहतर पहचान होती है कि कौन किसका इंटरेस्ट लिटरेचर में है और नहीं है। वो ये फरमाती हैं कि वो 3 किताबें हैं मेरी, तो उनको नाम वाम तो याद नहीं है, पढ़ना तो क्या है। तो वो ये कहती है अच्छा वो जो आपकी येलो वाली किताब है ना, वो इस कमरे में रखते हैं, पर्दों से मैच कर रही है, और जो आपकी ग्रीन वाली किताब है वो इस ड्राइंग रूम में रखेंगे, वो कारपेट से मैच कर रही है। तो बहरहाल एनीवे, मेरा ख्याल आपने घर जाना है आज। अच्छा, मेरा एक शेर है, वो मैं सुना देता हूँ। मैं मुशायरे में सुनाता हूँ जहाँ बेगम नहीं होती, लेकिन ये तो पहुँच जाएगा शेर उन तक। वो शेर है कि न दिल का इज़्न न दिलदार की इजाज़त है, न दिल का इज़्न न दिलदार की इजाज़त है, वगरना दीन में तो 4 की इजाज़त है। लेकिन फिलहाल हमारी एक ही है। एक और फिलहाल बड़ा मामला खराब कर देगा। अच्छा, इस पे अमूमन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में वो बच्चे भी दाद देते हैं जिनकी भी एक भी नहीं हुई होती। अच्छा, टॉपिक ही ऐसा है रहमान के, आई डोंट नो, मर्द इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इस्लाम के उस उसूल पे मैंने शेयर कहा था, वो वाहिद उसूल जो मर्दों को बहुत पसंद है। हाँ, बस ये वाहिद ही पसंद है जी। वो मेरा एक और शेर बड़ा वायरल हुआ था कि जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, तब मैं भी गांव छोड़ के लाहौर आ गया। वाह, ये शेर इट एक्चुअली बिकेम रियली वायरल। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट, आप रहते भी लाहौर में ही हैं? जी, मैं लाहौर, माय फैमिली सेटल्ड इन लाहौर। तो आप भी इसी तरह लाहौर आए थे? वैसे शेर ऐसे तो नहीं आता, फिर आपने तो बड़ी इलैबोरेट किया था। दिल का हाल चल रहा होता है, चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, कहीं ना कहीं तो एक्सप्रेस हो जाता है। बाज़ वक़्त इमेजिनरी तख़य्युलाती काम भी होता है ना। घर वापस जाना है वो मेरा, बल्कि इस हवाले से जब भी सवाल होता है कि आपकी म्यूज़ कौन है, तो वो मेरी एक गज़ल है, उसका शेर है कि वो जो हमें अजीज़ है कैसा है कौन है, क्यों पूछते हो हमने बताना तो है नहीं। तो इस गज़ल के कुछ शेर भी सुना देता हूँ कि बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं, अहदे वफ़ा से किस लिए ख़ाइफ़ हो मेरी जान, अहदे वफ़ा से किस लिए ख़ाइफ़ हो मेरी जान, कर लो कि तुमने अहद निभाना तो है नहीं, और कोशिश करें तो लौट ही आएगा एक दिन, वो आदमी है गुजरा ज़माना तो है नहीं। वाह वाह वाह। और एक शेर आपकी नज़र के, वो इश्क तो करेगा मगर देखभाल के, वो इश्क तो करेगा मगर देखभाल के, फारिस वो तेरे जैसा दीवाना तो है नहीं। तो मैं ये किताबों का ज़रा बता रहा, दिस माई फर्स्ट बुक। और ये मेरी दूसरी किताब है। पाब्लो नेरूदा एक स्पेनिश शायर हैं, उनकी किताब थी सीएन सोनेटोस दी अमोर, तो 100 सॉनेट्स ऑफ लव, उसका मैंने मंजूम तर्जुमा किया मोहब्बत की 100 नज़्में। ये नोबेल लॉरिएट हैं, इन्होंने अपनी बेगम के एक दिन की मसरूफियात के ऊपर ये 100 नज़्में लिखी। तो मैं एक और टेलीविज़न चैनल के प्रोग्राम में था, तो वो मैंने जब ये बताया कि अपनी बेगम के ऊपर 100 नज़्में लिखी, तो वो जो एंकर थी, फीमेल एंकर, उनकी आँखें से खुली की खुली रह गई, कहने लगी हैं कोई शायर अपनी बेगम के ऊपर भी इतनी नज़्में कह सकता है? एक दिन जी, एक भी नहीं, 100 नज़्में। दिस वाज माय सेकंड। कोई एक इसमें से अगर हम आपसे पूछें जी, जो आपकी बड़ी फेवरेट हो इसमें? ये असल में थोड़ी तवील नज़में हैं। मैं आपको छोटी वाली सुना देता हूं। दिस इज़ माय थर्ड बुक विच हैज़ बिन रिसेंटली पब्लिश्ड। ये पहली 2 संगे मील पब्लिकेशन से आई थी और ये एक्स पब्लिकेशन से है। ये एक नया एक्सपेरिमेंट है उर्दू शायरी में। एक ही ज़मीन में 72 गज़लें हैं ये इसमें एक यादें हैं मुख्तलिफ, और इसमें इसकी जो पहली याद है वो उस वक्त की है जो नथिंगनेस था, व्हेन आई वाज़न्ट इवन देयर, व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट, इट्स अ मेमोरी फ्रॉम अदम। प्लीज़, तो वो मैं आपको एक आधी गज़ल इसमें से सुनाता हूँ। एक सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए, मैं अपने आप से गुजरा हूँ तुझ तक आते हुए,
कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। तुम्हारी राह में बैठा सदाएं देता हूँ, बस एक निगाह मेरी जान आते जाते हुए। फिर उसके बाद अता हो गई मुझे तासीर, मैं रो पड़ा था किसी को गज़ल सुनाते हुए। एक और गज़ल के 2 शेर मैं आपको सुनाता हूँ जो कि छोटी बहर के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में मुशायरा था। तो मैंने अपनी एक बैचमेट से कहा कि आप अपने हस्बैंड को भी ले आइएगा। उनके हस्बैंड को किसी तरह का कोई ताल्लुक़, कोई इलाका, कोई वास्ता, कोई ज़ौक़, शौक़, लगन, कोई मान नहीं शायरी के साथ, ना ही उन्हें समझ आती, कोई फ़हम नहीं है। अब वो ज़बरदस्ती आए, मुंह बना के बैठे हुए पहली सफ़ में उनके पहलू में, और मैंने शेर कहा, छोटी बहर होती छोटी लाइन, बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा कि मैं छोटी बहर के शेर पेश करता हूँ, तो कोनी मार के अपनी बेगम से कहते हैं इसकी छोटी बहन भी शेर कहती है। तो मैंने कहा शुक्र है अभी मैंने ये नहीं कहा कि मैं लंबी बहर का शेर सुना। तो बड़ी बहर का शेर। अच्छा, वो 2 शेर सुन लीजिए कि हम अहले कुफ्र, ये लंबी बहर के शेर, ठीक है। हम अहले कुफ्र हर मज़हब की तहरीरें पढ़ेंगे, मगर ईमान लाने को तेरी आंखें पढ़ेंगे। और मुझे अनपढ़ समझकर छोड़ जाने वाली लड़की, मुझे अनपढ़ समझकर छोड़ जाने वाली लड़की, तेरे बच्चे निसाबों में मेरी गज़लें पढ़ेंगे। और ये वो मेरे एक दोस्त हैं, वो कहने लगे मियाँ क्या अच्छी बद्दुआ दी है। नहीं बद्दुआ तो खैर नहीं है, लेकिन क्या इसके पीछे कहानी भी है कोई? कहानी तो भैया हर शेर के पीछे होती है, लेकिन शेर का शान नज़ूल नहीं पूछना चाहिए, शेर को एंजॉय करना चाहिए। और क्योंकि वो जमाल सानी का एक शेर है कि जमाल खेल नहीं है कोई गज़ल कहना, कि एक बात बतानी है एक छुपानी है। बहुत सारी बातें बैनुस्सतूर कही जाती हैं, ना कह के कही जाती हैं। तो ये जो हमारे साथ होता है स्कूल में कि तशरीह करे शेर की, कि शेर में शायर ये कहते हैं, तो फिर ये हमारे साथ जुल्म हुआ है। बहुत बड़ा जुल्म है। अब शायर क्या कहते हैं ये तो कारी अपने पर्सपेक्टिव से, अपने नुक्ता निगाह से, अपने आइडिया से मेरा भी हमेशा यही पॉइंट रहा है कि मुझे क्या पता उस शायर ने ये बात क्यों की है। शेर में शायर कहते हैं, नहीं अपनी समझ के हिसाब से तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको। अच्छा, होता ही है कि मुहक्किक बाज़ औक़ात उसकी राशिद की नज़्म है हसन कूज़ागर, इसमें ये कहता है कि 500,000 बरस के बाद जब ये कूज़े निकाले जाएंगे तो जो जिसके लिए ये कूज़े बनाए गए थे, मुहक्किक जो हैं, रिसर्चर्स जो हैं, वो अभी 2 रिसर्चर्स आपसे पहले तशरीफ़ फरमा थे, तो रिसर्चर्स बाल की खाल उतारते 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 कहीं ना कहीं उस नाम तक पहुंच ही जाते हैं जिसके लिए ये गज़ल आई होती है या शेर आया होता है। बिल्कुल। तो फिर उन दोनों मेहमानों को यहाँ पे इस वक्त मौजूद होना चाहिए। नहीं अच्छी बात है, क्योंकि अगर उन्होंने यहाँ इस पे रिसर्च की तो वो क्या कहते हैं, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। नहीं वो नहीं आने चाहिए, वो हम उस पर हम ही पर्दा रखेंगे, पर्दा रखना चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि शेर को एंजॉय करना चाहिए, एंड वी आर एंजॉयिंग एक्चुअली। अच्छा, अब आप एक कॉलम भी लिखते हैं, धूल धप्पा। जी जी, व्हाट इज धूल धप्पा? धूल धप्पा बेसिकली गालिब हमारे मुर्शिद हैं, तो ये बेसिकली मेरा एक मज़ाहिया खाकों का कॉलम है। मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी जो नसर में हमारे मुर्शिद मज़ाह निगार, अजीम तरीन मज़ाह निगार, जिनको मैंने कभी भी पढ़ा है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। पाकिस्तानी अदब का, उर्दू अदब का ज़बान-उस-सुख़न का सरमाया है, जिनको इंटरनेशनल आलमी लिटरेचर के सामने, ग्लोबल वर्ल्ड के सामने एक बहुत फ़ख्र मान और बहुत इनबसात की कैफियत के साथ पेश कर सकते हैं। तो उनका एक तरकीब है मस्ख़ खाके, यानी मस्ख़ खाके, कैरिकेचर्स। ठीक है। तो आई राइट कैरिकेचर्स इन उर्दू, मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से उनकी शख्सियत का थोड़ा सा भद नहीं उड़ाते, तज़हीक नहीं करते, मजाक नहीं उड़ाते, यानी फ़न करते हैं लेकिन तहजीब, अदब और एहतराम के दायरे के अंदर रह के। और बात वही है कि जो आप लपेट के कह सको, खोल के कहें तो फिर फनकार और अनाड़ी में क्या फ़र्क रह जाता है। तो धूल धप्पा उसका नाम इसलिए रखा है कि उसमें थोड़ी बहुत चपत, कोई थोड़ी बहुत हल्की सी लग जाती है, लेकिन एक दायरे में रहते हैं, एक दायरे के अंदर लिमिटेशन में रहते हैं। तो वो गालिब के शेर से था कि धूल धप्पा उस सरापा नाज का शेवा नहीं, हम ही कर बैठे थे गालिब पेश दस्ती एक दिन। तो ये वहाँ से मैंने लिया था। तो अब इंशाअल्लाह ताला ये एक मुल्क के एक लीडिंग न्यूज़पेपर जो डेली उर्दू का है, उसमें इंशाअल्लाह ताला ये पब्लिश हो रहा है, वीकली पब्लिश हो रहा है। तो आप जल्द ही इसको एक किताबी शक्ल में भी देखेंगे, क्योंकि जिन जिन के छपे हैं वो लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं कि किताब की शक्ल में भी आए।
बाज़-औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि मज़ाह-निगार ऐसा स्टेटस अल्लाह उसको दे देता है। हम तो अभी इब्तदाइया में हैं, मुब्तदी तालिब इल्म हैं, बिल्कुल बिगिनर्स हैं। ग्राउचो मार्क्स थे एक, वो वन लाइनर इंसल्ट्स लिखा करते थे। ओके। और वो इस कदर मज़े के इतने पुरलुत्फ़ हुआ करते थे कि लोग खुद जाते थे कि जा उनके पास कि जी मेरी बेइज्जती करो, क्योंकि मज़ा आता था। मज़ा, बिकॉज पीपल यूज्ड टू गेट अमर। उनके कलम से आपकी शख्सियत के हवाले से कोई जुमला सरजद हो गया तो यू विल लिव फॉर एवर। एब्सोल्युटली। इन ग्राउचो मार्क्स की शख्सियत में, उनकी किताबों में। तो हमारे यहाँ मज़ाह-निगार बहुत बड़े बड़े गुजरे हैं। मैंने पढ़ना शुरू किया था ऑल द वे फ्रॉम इब्न इंशा टू कर्नल मोहम्मद ख़ान, बजंग अहमद और बसलामत रवि उनकी किताबें थीं। शफ़ीक़ुर रहमान की किरणें, शगुफ़े, मद्दू जज़र वग़ैरह थी। उसके बाद यूसुफ़ी साहब तो हैं ही मुर्शद, उनकी मैं कहता हूँ उनकी 4 इल्हामी किताबें ये चराग, खाकम बदहन और चराग तले और ज़रगुज़श्त और आब गुम। तो उसके बाद हम लोग पतरस पे आए, लेकिन यूसुफ़ी ने रूइन कर दिया। मैं हमेशा कहता हूँ यूसुफ़ी ने मुझे मज़ाक के लिए रूइन कर दिया। आई कैन नॉट रीड एनी वन एल्स, मुझे मज़ा ही नहीं आता। नुसरत साहब ने मुझे कवाली के लिए रूइन कर दिया। तो हम सबको शायद कर दिया है, हम कुछ और सुन ही नहीं पाते भाई। और मोहम्मद रफ़ी साहब ने हमें सुरों के वो छाड़ के लिए रूइन कर दिया। वो जब गाने में, गीत में एंटर होते हैं, हमारे लिए एजाज़ की बात है कि ही बिलोंग टू लाहौर। हमारे वो ये ऐसी आवाज़ें हैं जो हमारे खित्ते से हम ज़्यादा ऑन करते हैं उनको। जी बिल्कुल। और देखिए आप संगीत में और मौसीकी में, मुसव्वरी में, मुजस्समा साजी में, आप फ़नून लतीफ़ा की किसी एक फील्ड का नाम लीजिए, पाकिस्तान दुनिया में किसी से कम नहीं है। और मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं मॉर्निंग शो में एक ये कहना चाहूँगा कि मुझे US जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। अल्लाह ने हमें जो ये 4 दिनों की बुनियानुल मरसूस के बाद इज़्ज़त बख्शी, यार आप यकीन करें ऐसे पाकिस्तानियों के सीने तने हुए थे। मेरा 10वां टूर था और मैंने आज तक नहीं देखा था। वो अल्लाह ने कोई ऐसी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, नो डाउट दुनिया मान रही है। Every single country now accepts that Pakistan, यानी fair and square we defeated them. Absolutely। और ये बड़ा दुरुस्त आपने कहा। वाकई जब आप बाहर ट्रैवल करते हैं तो आपको ये बाकायदा सेंस होता है कि वो जो परसेप्शन पाकिस्तान को लेके थोड़ा सा खराब हुआ था, वो बहुत रिस्पेक्ट भी बढ़ गई है, रिस्पेक्ट बढ़ गई है, ये भी बड़ी बात है। एब्सोल्युटली भाई वो मैं पाकिस्तानी फ्लैग लगा के ट्रैवल करता हूँ। एक पाकिस्तानी फ्लैग लगाता हूँ, एक मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का लगाता हूँ। तो I was approached by a Turkish person. Okay. तो मुझे कहा you from Pakistan, congratulations, you hit them hard. तो मैंने कहा हाँ अच्छा मारा था आपने तुर्की का जिक्र किया तो आज उनका एक फाउंडेशन डे भी है, 102nd फाउंडेशन डे। और इस पर हम ज़रूर बस एक बात भी कर देते हैं कि मुबारकबाद तुर्की के हमारे तमाम लोगों को भी। आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी उनको मुबारकबाद पेश की है फॉर 102nd फाउंडेशन डे ऑफ टर्की। अच्छा, कमिंग बैक टू यू सर, शायरी की हम बात इससे पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। अगर ऑडियंस ऐसी हो जिसमें आपको लगे कि यार मुझे लग रहा है कि थोड़ा पहला शेर ही ऐसा होना चाहिए कि चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखर जाएं, तो वो शेर क्या होगा? जी मैं पेश करता हूँ। वो अगेन छोटी बहर का ही शेर है कि इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया, इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया और फिर इश्क ही दोबारा किया। और मैं तो महफिल से उठने वाला था, मैं तो महफिल से उठने वाला था, फिर किसी आँख ने इशारा किया। अब आप ये इसको जो भी दास्तान को समझ लीजिए कि इशारे में क्या था। क्या रुकने का इशारा था कि ये इशारा था कि नहीं जा रहे हो तो चले ही जाओ? नो इट्स आप तशरीह की बात कर रही थी। तो आपके उर्दू में कैसे, अब मैं एंकर बन रहा हूँ ना थोड़ा सा, लेट मी बी द एंकर। आपके उर्दू में कैसे नंबर आते थे? मुझे तो मेरे नंबर कैसे आते थे उर्दू में, वो तो मैं ऑनर थोड़ी पूछते हैं। मैं आपसे पूछूं आपकी उम्र क्या, आप बताएंगे? हाँ मैं तो बता दूंगा भाई, बिल्कुल। क्या एज है आपकी? I'm 49, going to turn 50. माशाल्लाह। What do you do for this fitness? I jog a lot, try to stay happy. हर तरह के हालात में कोशिश करता हूँ। मैं असल में था पाकिस्तान एयरफोर्स में, which is my pride. माशाल्लाह। मैं 5 साल यूनिफॉर्म में रहा। आई एम एन एरोनॉटिकल इंजीनियर, एवियोनिक्स में स्पेशलाइज किया, फिर एयरफोर्स से सिविल सर्विसेज में आ गया थ्रू कंपटीशन एग्ज़ाम। ऑफ कोर्स। तो लेकिन एयरफोर्स मेरा पहला इश्क है और फ़िज़ाइया की नीली वर्दी मुझे अभी भी याद है। अभी भी ये जो जब कोई फाइटर एयरक्राफ्ट गुजरता है तो आई गेट गूस बम्प्स और वो ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है। तो आप इसीलिए आप समझ सकते हैं कि मुझे किस लिए ये फ़तह इतनी ज़्यादा एनकरेजिंग थी। मेरे बैचमेट्स थे सारे उसमें इंक्लूडेड। तो इट वाज द बेसिकली द विक्ट्री ऑफ द एंटायर 240-50 मिलियन पीपल। तो
इसलिए वो भागम दौड़ ऐसी सिखाती है आपको एयरफोर्स, सारी फोर्सेस, सही बात कि आप फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और एक हद तक आप फिटनेस फ्रीक बन जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मेरे कार्ब्स कम होना शुरू हुए, आहिस्ता आहिस्ता मेरी शुगर बिल्कुल ख़त्म हो गई, यानी आई डोंट टेक शुगर। इट्स बिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा ठंडा पानी, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने लास्ट टाइम ठंडा पानी कब पिया। आई ऑलवेज टेक वार्म वाटर। वो तो आप इसलिए मुशायरे पे जाना पड़ेगा, गला भी खराब हो सकता है। तो मैं उस्ताद चाहत फ़तेह अली खान नहीं हूँ वैसे। उनके लिए भी कोई शेर कहा है कभी आपने? जी, वो एक शेर था मेरा कि खुद ही सुरताल का अंदाज़ा लगा लो कि जहाँ, खुद ही सुरताल का अंदाज़ा लगा लो कि जहाँ बेसुरे फ़तेह अली खान बने बैठे हैं। लेकिन मैं मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन क्या इस पे हमेशा होता है। मेरा ये होता है कि बेसुरा है वो, but नहीं, he entertainer is है। an वो entertainer. entertainer। He's an अच्छा, entertainer मैं आपको and एक we बात should बताता हूँ। respect. हाँ। He admits himself that I'm not a singer। भाई उनकी जान छोड़ दीजिए, उनसे उनको एंजॉय कीजिए। देखिए अल्लाह जिसको इज्जत दे, अल्लाह जिसको तकरीम दे, अल्लाह जिसको तौकीर दे, आपको उस मशीन में चलते हुए आरे में हाथ नहीं डालना चाहिए। उनमें कोई भाई तो अल्लाह टैलेंट उनकी है तरफ तो है। आज हम बैठकर मैं यही बात कर रही हूँ कि कोई तो बात है ना जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको नवाजा है। प्लस आप ये देखें, मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी को डिसरिस्पेक्ट किया। कभी भी नहीं देखा। सच अ सॉफ्ट हार्ट। या नो डाउट। क्योंकि वो अपने फन से वो किसी को इस तरह वो अपसेट नहीं करते, किसी को लेट डाउन नहीं कर रहे होते। मैंने उनको किसी के अगेंस्ट कभी बात करते हुए नहीं देखा। सो अब मुझे लगता है कि एज एन एंटरटेनर ही हमें उन्हें ट्रीट करना चाहिए और उसी लिहाज से हमें रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए, जो कि हम सब देते हैं। और अगर कोई कहता है कि वो उनके स्वर अच्छे नहीं है, दैट्स परफेक्टली ओके। वो आपका ओपिनियन है, बट इन अ डिसेंट वे। यू कैन एक्चुअली वक्त मुख्तसर है। लास्ट शेर सर हमारे सेगमेंट का, आज शो का क्लोजिंग किस शेर से करें? मैं एक नज्म पेश कर देता हूँ, 3-4 लाइनों की नज्म है। इसका उन्वान है यूफोरिया। तुम्हारी याद की खुशबू लगाई थी मैंने, तुम्हारी याद की खुशबू लगाई थी मैंने, तमाम रात मेरे जिस्मो जाँ महकते रहे। सरूर हिज्र के मौसम में भी न मान पड़ा, हवास ज़ब्त के आलम में भी बहकते रहे। दयार ख्वाब में कुछ तायरान खुश आवाज़, तुम्हारे आने की उम्मीद में चहकते रहे। नवाहे दिल में कई रोशनी भरे साए, वफूर शौक़ से गाते रहे, लहकते रहे। और आखिरी शेर है कि मैं तुमसे दूर था लेकिन तुम्हारे हाथ में था, गुज़श्ता शब में किसी और कायनात में था। वाह, क्या खूब, क्या खूब। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, ग्रेट हैविंग यू। वक्त बड़ा मुख्तसर था हमारे साथ, वरना हम और भी शेयर सुनते, बड़ा हम एंजॉय कर रहे हैं आज इस सेगमेंट को भी। लेकिन दोबारा मुलाकात करेंगे आपसे कल विद सम न्यू सेगमेंट्स एंड गेस्ट। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।